कोई बात नहीं, कुछ भी है, आप लोगों ने मेहनत तो करी ना। और जिन्होंने मेहनत नहीं करी यार, अब करना। बेटा ये क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, ग्रैब करी सारी चीजें। इवन यहां तक फोकस मारना पड़ेगा कि पर एनम नहीं दे रहा आगे। जब इन्होंने ही टाइम पीरियड इग्नोर कर दिया तो हमारे स्टूडेंट्स ने भी 9% डायरेक्ट लगाया है। कोई समय अवधि को टारगेट नहीं किया गया। मैं सिंपल अपने बच्चों से कहता हूं, पर एनम इन्होंने हटा दिया ना, टाइम पीरियड की बात इन्होंने हटा दी ना, आप भी हटा देना। तो अगर हम इन इन दोनों पे ही बातें करें कि आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा और वहां से अर्निंग की इच्छा, तो दिस एंड दिस। बट इसके रिगार्डिंग, बाय द वे, 34,500 की आपकी टोटल अर्निंग है। और इसके साथ में कहना क्या है इनका, यार इसके साथ जारी है फोर्थ वाली एडजस्टमेंट, जो रिगार्डिंग किसके है सर? जो रिगार्डिंग है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव। कई बार आप मार्केट से उधार ले तो आपको देना पड़ता है, और कई बार आपने ही ऐसे डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट कर ली की है कि अब आप हकदार हो पैसा लेने के। ये कहते हैं कि ना, ठीक है अभी ये देख लेंगे कि क्या दे रखा है। बेटा इंटरेस्ट रिसीव जो है ना, परटेन्स, शायद मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं, इट मींस इंक्लूड या रिलेट करता है इंटरेस्ट रिसीव जो आपको इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से लेना था ना ब्याज, वो ब्याज इंक्लूड है आपके इंटरेस्ट रिसीव वाले सिनेरियो के अंदर। मतलब 28,500 की अर्निंग आ चुकी है, पर आपकी टोटल ये है, तो इट मींस आपके 6,000 रहते हैं लेने, आपने कमा लिए हैं। अर्न बट नॉट रिसीव, 34,500 की अर्निंग आप दिखाओगे पीएनएल के क्रेडिट में। कुल मिला के घूम फिर के बात आ जानी चाहिए कि इतना कमाया है। वो बात अलग है सर, 6,000 अभी प्राप्त नहीं हुए। अर्न बट नॉट रिसीव, जो आपने कमा लिया है पर आपको मिला नहीं अभी कहीं ना कहीं, इट्स ओके, अपना एसेट बना के चलो। इसी के साथ साथ देख लेते हैं, कहता है इंटरेस्ट पेड जो है ना वो इंक्लूड्स करता है, SCIS लग रहा है ना इंक्लूड के साथ, 9,000 जो है ना वो किसके रिगार्डिंग या अगेंस्ट है? बैंक लोन के ब्याज के अगेंस्ट है। मतलब कुछ मत करो, बैंक लोन पता करो कितना है, बैंक लोन पता करो कितना है। सर क्रेडिट में पड़ा हुआ है ये रहा 2.5 लाख रुपए, सॉरी, अरे यार गलती से बोल दिया सर, 2 लाख रुपए। ऐसे सीधा सीधा देख लिया करो, बड़ी दिक्कत आती है ऊपर नीचे देखने में। सर 2 लाख का डायरेक्ट 12% निकाल के आएंगे हम, क्योंकि पर एनम दिया नहीं है। इट कितना आएगा सर? 24,000। डन। पहले मुझे लगा सर 6 महीने टारगेट करने, तो मैं गिनने लग गया, मैंने कहा 24,000 का ब्याज देना है। अब इनकी बातें सुनी, ये कहते हैं इंटरेस्ट पेड जो है ना हमारा, फिर पेज पलटूंगा भाई, डिस्ट्रैक्शन ना हो आप लोगों को। इंटरेस्ट पेड जो है ना आप लोगों का, जो आपका नुकसान होता है, जो डेबिट में पड़ा हुआ है, डेबिट और एक्सपेंसेस, उसमें से वो कैसे टूटा हुआ है? 12,500 में ही 9,000 का ब्याज शामिल हो चुका है। मतलब 9,000 आपने अकाउंट्स की बुक में दिखा दिए हैं, पर वो बाकी के 15,000 जो आपने दिए नहीं है, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट पेड है, मतलब दे दिया होगा। इंटरेस्ट पेड 12,500 में 9,000 का ब्याज तो दे दिया, ये होगा जी कुछ और किसी चीज का ब्याज। 9,000 तो दे दिया, पर 24 देने हैं और 9 ही दिखाया अकाउंट्स की बुक्स में। इट मीन्स आपके 15,000 पेंडिंग है, 15,000 आपको देने हैं। यस, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो ब्याज जो आपने लोन ले रखा था, ड्यू बट नॉट पेड। तो बच्चों ने क्या करा कि भाई पहले लोन पता करा कि सर मार्केट से
लोन कितने का ले रखा है हम लोगों ने सर? 2 लाख रुपीस का, जिस पे ब्याज 24,000 में से 9,000 इंक्लूड हो गए हैं, तो 15,000 अभी और देने हैं। दिस इज योर लायबिलिटी। और जो बच्चा बढ़िया सीखने के लिए आया है, वी सेड प्रिंसिपल प्लस योर इंटरेस्ट, वो लिखवा रहे हैं हम यहाँ। एक तो मुझे उनकी प्रिंसिपल अमाउंट देनी है बैंक वालों की, और उस पर जो ब्याज है वो देना है। सर 9,000 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि यार वो दे दिया है, पेड आ रहा होगा यहाँ पे कि ब्याज दे दिया है, जो 9,000 इसमें शामिल है। अच्छा, ये 15,000 और कहाँ हिट करेंगे? हमेशा दो जगह आनी चाहिए ना एडजस्टमेंट वाली बातें। वो 3 लाख का लोन नहीं, ये 9,000 की रकम। ऐसा भी नहीं 9,000 की रकम, एक कॉमन सेंस बिल्डअप करनी पड़ेगी आप लोगों को। सर 15,000 पेंडिंग अमाउंट थी, वो आएगी दो जगह। 15,000 पीएनएल को हिट करेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 15,000 देने हैं, 9,000 तो लिखे गए हैं इसके अंदर, वो तो शामिल है, 15 और देने हैं, वो लिखे नहीं गए, आपने लिखा अभी अभी। यहां पे हिट करेगा पीएनएल के डेबिट में, और 15 यहां पर आएगा। तो बेटा इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव, ये दो बातें, और इसके साथ फोर्थ वाली एडजस्टमेंट जाती है विद इम्पैक्ट डबल एंट्री वाला प्रोसेस से, कि सर सब देख लिया, दो जगह कहां हिट मारेंगी। और जिन्हें बैलेंस शीट अभी मैच करानी है, तो वो ऐसे सोचा करो, 15 दिए नहीं है, 15 देने पड़ेंगे, पीएनएल का डेबिट लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, 6,000 आप हकदार हो, लेने पड़ेंगे, एसेट में डालो, और 6,000 क्रेडिट साइड बढ़ाओ अपनी। तो सर अगर ये क्रेडिट साइड बढ़ रही है तो ऐसा है कि एसेट बढ़ते हैं? नहीं यार, वो प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ती होगी, और एसेट भी बढ़ रहे हैं, तो इक्वल आने के चांस है। जबकि लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल भी आएगी, इंटरनल लायबिलिटी है, 15 का देने हैं, 15 मुझे लायबिलिटी साइड। एक सेकेंड, वो क्या था, वो इनिशियल स्टेजेस कॉमर्स की, लायबिलिटी बढ़ाई, डन, और कैपिटल घटा ली। कैसे कैसे घटी? बात एक ही पड़ेगी जी, 15,000 बढ़ा रहे हो और 15,000 घटा रहे हो, कैसे 15,000 कैसे घटे? क्यों भाई, 15,000 का यहाँ नुकसान नहीं दिखाया, और वो पीएनएल में आया, नुकसान दिखाया। नुकसान कैपिटल को लेस करवाता है, वो बात अलग है बेटा। सबको निपटाने के बाद एक एग्रीगेट अमाउंट से अप एंड डाउन होता है बैलेंस शीट के अंदर, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। बस यार ये वाला तो हो ही गया था। सेवेंथ, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना 18,000 इंक्लूड करता है टूवर्ड्स किसकी ओर? प्रोप्राइटर की। पहले मुझे लगा वाइफ है, फिर प्रोप्राइटर की लाइफ के इंश्योरेंस। अरे भाई प्रोप्राइटर का काम नहीं है यहाँ, बिजनेस के लिए करा कुछ या नहीं। प्रोप्राइटर घर पे पैसा लेके जाएगा, उसका भी काम नहीं है, प्रोप्राइटर अपनी लाइफ सेव कर रहा है ना। वेयर इज द इंश्योरेंस प्रीमियम? वो बिजनेस का कैसे दिखा सकता है 30,000 रुपए का इंश्योरेंस करा है? तो कुछ मत करो, ड्राइंग्स करिए उन्होंने, कैपिटल से डाउन कराओ, ठीक है, वहां ड्राइंग्स डिडक्ट हो गई, डन। अपने बिजनेस के खर्चे भी कम कराओ। जब 30,000 रुपए कह रहा था बिजनेस का खर्चा है, 18 लेके गए, सर 12,000 का ही खर्चा है। मैं कह रहा हूं ना, जो वीडियो में आए ही समझने के लिए चीजों को, बेटा आपने ड्राइंग्स करी थी, वो डाउन करी, कैपिटल कम करी, एक बिजनेस का खर्चा लिखा हुआ था तो उसे भी ठीक करा, कि 30 था वो ट्रांसफर कराया, कि ये तो 18 तो ड्राइंग्स है, तो लेस करा यहां पे। और हमारी ड्राइंग्स
कैपिटल से निकल गई फिर बाहर। सर ये वाला पॉइंट हमें कम आया समझ में, कोई नहीं यार, आप अपना लॉजिक लगा के देखो एक बार। यार फिफ्थ वाली बड़ी सिंपल थी, वो कहता है इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट देना मत भूलना बैंक लोन पे। अच्छा हुआ 15,000 का आउटस्टैंडिंग निकाल लिया कि मतलब देना है ब्याज। कह रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल लेना मत भूलना इन्वेस्टमेंट पे और डिपॉजिट्स पे। बेटा तभी तो ये अर्निंग वाले इंटरेस्टों की कितना बेकार पोस्चर करा है ना। अर्निंग मार्केट में जो पैसा लगा रहा है वहां से, तभी तो देखा भाई कितना आना चाहिए था, पर एक्चुअल आया कितना है, यानी कि इतना लेना अभी बनता है, एसेट है और गेन तो है ही, फायदा तो है ही। इस वजह से आपने पूरा बैलेंस ही क्रेडिट मार दिया कि सर फायदा तो है ही। एक्रूअल बेसिस पे चल रहे हैं ना हम लोग, 6,000 मिलेंगे जाके लिख देंगे वहां पे एसेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। तो ठीक है जी। फिफ्थ बेटा मैं अभी सिक्स पे बात करना नहीं चाह रहा। एक महीने का 1 मंथ अपोस्ट्रोफिस एस को तो हम देखेंगे ही नहीं, हमें तो बोरिंग लगती हैं चीज़ें। 1 मंथ्स रेंट इज आउटस्टैंडिंग, एक महीने का रेंट दिया नहीं है। मैंने सबसे पहले चेक करा, अरे 12 महीने का ही अकाउंटिंग पीरियड है ना इनका, क्योंकि कभी कभी 6 महीने का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अकाउंट्स के अंदर। हाँ भाई 1 साल का सिनेरियो फॉर द ईयर एंडेड डन 31 मार्च, और स्टॉक भी ठीक है। यहाँ से मेरे को एक 2023 वाली बातें 1 अप्रैल की और 2000, सर सही से ही लिख लिया करो, यहाँ तक पूरा साल टारगेट हुआ। कहता है एक महीने का पैसा नहीं दिया, मैं गया रेंट पे 66। तो कितने महीने का दिया भाई? 12 महीने का आप अकाउंट्स बना रहे हो, 66,000 रुपीज दिखा रहे हो और कहते हो एक महीने का रहता है अभी, तो 11 महीने का दिया, यानी कि पर मंथ जाऊं तो 6,000 रुपीज। यानी कि बेटा आपने एक महीने का अमाउंट अभी दिया नहीं है, खर्चा तो है। मतलब बेटा मतलब यही कि सर देखो ऐसा है, एडजस्टमेंट की नीड ही क्यों पड़ी। 72,000 का आपका खर्चा होता है ना पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में, 12 महीने में, क्योंकि 6,000 वो कहते हैं 12 6 72 ऐसा कुछ, ठीक है। 72 का खर्चा है, 66 ही पे करा है। तो आप ये मत कहना कि 66 का खर्चा हुआ है, ये कहना सर 6,000 ले देने बाकी रहते हैं हमारे, एक्रूअल बेसिस पे चलो। तो 72 का खर्चा हुआ है, 6,000 अभी हमें देने हैं, और यही बात मैंने वहां भी दिखाई है कि 6,000 देने हैं, डन। एक सेंस हो रहे हैं यार इनका। इसी में है कि सर 12,000 इज पेबल, पेबल बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे वाले स्टूडेंट, पेबल नॉट पेड। पेबल इज ऑल अबाउट कि सर देना है टूवर्ड्स, कह रहा सैलरी है ना 12,000 भी देने हैं। ये वाली सैलरी कौन सी है फिर? अरे ये पेड है मेरे भाई, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आके फंस गई, यानी कि नुकसान हो गया होगा। तो 1,15,000 आपने दे दिए है, इसकी जनरल एंट्री कैसे बनी होगी? अरे सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट में आ तो गई, यानी कि इतना खर्चा तो दे दिया, पर 12,000 का खर्चा और देना है। टोटल खर्चा इस साल का इतना हुआ है, तो क्यों ना ये दिखाया जाए। सर बैलेंस शीट में कहाँ हिट करेगा ये 12,000 की सैलरी बताओ? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे निपटोगे यार तुम लोग? हाँ ट्रायल बैलेंस में जो आता है वो डुअल एस्पेक्ट के प्रोसेस से गुजर चुका है, जैसे बैड डेट्स है यार। बैड डेट्स 18,500 के सैलरी डेटर्स में से घट चुके हैं, क्योंकि इन सबकी जनरल बन चुकी होगी। जैसे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हुआ होगा 18,500 से, और डेटर क्रेडिट हो गए होंगे, जनरल बन गई होगी, तभी तो लेजर बना, लेजर के बाद ट्रायल आया। मैं ये कह रहा था फिर इन्होंने ये क्यों लिखा है कि प्रोविजन बनाओ 5% का ऑन द बैलेंस अंडर सैलरी डेटर्स? व्हाट? बेटा फर्दर बैड डेट्स हुए नहीं है तो मैं माइनस तो नहीं करूंगा, तो मेरे को तो इसी पे बनाना चाहिए 5% का। ये 25 क्यों लेस करें हमने?
ये देखो ये क्या लिख रखा है मैंने अंडर, कि बैलेंस कम करके। अभिषेक कहना क्या चाह रहा है, अगर फर्दर बैड डेट्स आते हैं तो पहले डेटर में से डिडक्ट होते हैं क्योंकि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पड़े हुए हैं, वो डुअल एस्पेक्ट्स के प्रोसेस से गुजर के नहीं आए होंगे। अच्छा ठीक है जी। यार इन्होंने क्या करना है आपको, कहता है 31 मार्च 2024, ये तारीख थी 1 अप्रैल 2023 की, जब आपने केस पकड़ा था कंपनी का। कहता है 31 मार्च 2024 को जो क्लोजिंग एसेट है वो 7,65,000 के हैं। ट्रायल में कहीं नहीं थे, कोई मार्केट वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, यानी कि इंक्लूड्स करता है, SEIS लग रहा है ना, गुड्स, वो गुड्स भी रिटर्न किए गए जो बाय कस्टमर। एक तो हमारा कस्टमर और तुम लोग हो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के हिसाब से सोचा करो। कस्टमर के द्वारा माल वापसी किया गया है क्योंकि बाय आ रहा है, तो वो जो गुड्स आए थे ना हमारे, वो शामिल कर लिए गए इसमें, तो ये तो अच्छी बात है। उनकी वर्थ कितनी थी सर, 25,000 का माल किसी कस्टमर ने करा वापस और वो इंक्लूडेड है 7,65,000 में। तो ठीक है ना, मतलब क्योंकि ये लेना देना 31 मार्च तक निमट जाए तो अच्छा लगता है। मेरे को इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड का ही सिनेरियो चाहिए। तो हमने क्या करा भाई, मैंने कहा रुको यार, फिर तो एक नई सेल्स रिटर्न का जन्म हो गया है, वो डाली, क्योंकि आई एम श्योर कि ये ट्रायल में नहीं आई होगी बात। सर आपको कैसे पता, विच फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स, तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम एंट्री बनाओ। अब सेल्स रिटर्न आई होगी 31 मार्च को, तुम्हारा सामान बेचा हुआ तुम पे वापस, नुकसान डेबिट। कुछ नहीं समझ के जाना तो सेल तो क्रेडिट होती थी, फायदा था। सेल रिटर्न तो नुकसान है ना, वापसी सामान डेबिट। और नॉमिनल सिंपल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। बेटा कस्टमर पैसा तो कोई वापस देता नहीं है, कैश तो दिया नहीं होगा वापस जब सामान वापस आया होगा आपकी दुकान पे, तो आपने उस डेटर को क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि जब आपने उस सामान उस दिया था ना उस कस्टमर को, तो तुम कहते थे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कहते थे आप उसे, कि सेल हुई हमारी बढ़िया, या तो डेटर कैश निकाले तो कैश डेबिट कर लेंगे, पर वो रिसीवर बनना चाह रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। अब सामान हो गया वापसी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स नहीं होता डेबिट, हाँ वो रेक्टिफिकेशन में होता है। टू, अपने डेटर को डाउन करो कि भाई ठीक है तेरे को +500 नहीं -500, कि ठीक है तेरे को पैसे कम देने हैं अब, ऐसा कुछ, कि हाँ ठीक है तेरे को 25,000 रुपये कम देने हैं। यार अब ये क्या करा हमने, कहा सेल्स रिटर्न तो इसमें, जब वो कह रहा है एंट्री नहीं बनाई, हमने रिकॉर्ड करा, शायद इसलिए अंडर नाम आया होगा क्वेश्चन पेपर में। 2,10,000 पे 5% लगा दिया, फर्दर वर्दर था नहीं, बढ़िया कैलकुलेशन करनी होती है, ये अचीव हो रहा है हमारे पास। सर ये और कहाँ हिट करेगी बात, बेटा ट्रेडिंग में आ जाओ, ट्रेडिंग में इसलिए आ जाओ, ये सेल्स रिटर्न कहाँ लेना देना है इसका। सर ट्रेडिंग में बेटा ट्रायल के अंदर जो रिटर्न्स पड़ी हुई है, रिटर्न इनवर्ड्स, जो मेरे पास सामान वापस आया वो 1,10,000 है, और ये कहते हैं कोई एंट्री नहीं मारी हमने इस चीज की, यानी कि 25,000 का सामान और वापस आया है, तो एक्चुअल अमाउंट ये आनी चाहिए। डन। देखो वैसे होता पता क्या है, इन्होंने तो कह दिया कि क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है जो 31 मार्च को सामान वापसी करके गया कस्टमर। शामिल नहीं होते तो बच्चा क्या करता है, कहता है अच्छा 25,000 का माल वापस हो गया, ठीक है क्लोजिंग स्टॉक में शामिल कर देता हूँ, मेरे पास माल तो आ गया वापस। इस वजह से देयर वाज एन ट्रांसफर, नॉट प्रॉफिट या लॉस। हाँ तुम्हारे डेटर पे ठेस पहुंचेगी, वो कम हो जाएगा। बेटा 25 यहाँ शिफ्ट कराया, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था इसलिए सेम अमाउंट लिख दी, तो बाकी सब कुछ समझ गए वहां कैसे हिट करा, तुम्हारे डेटर डाउन हुए, आपके डेटर डाउन हुए तो प्रोविजन बना।
क्लोजिंग स्टॉक अपनी जगह वही है। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट या इवेंट्स में सोचा करो, क्या बैलेंस शीट मैच करेगी? क्या तुम ऐसा काम कर रहे हो? मैचिंग से कुछ नहीं होता, ना आंसर से कुछ होता। एक बात बताओ, तुमने रिसेंटली एक एसेट को कम कराया, मतलब जिसका नाम डेटर है, और वेयर एज वहाँ स्टॉक बढ़वा दिया, जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन साउंड करती थी, और सेम अमाउंट से करा ये सब। तो इसमें दिक्कत क्या है? मैच तो करेगा ही आंसर, ठीक है ना? एक अच्छे उससे चलना है आप लोगों को यार। फिर हमने इग्नोर कर दी थी सेकंड, आओ देखते हैं। कह रहा परचेजेस जो है इंक्लूड करती है। व्हाट इज परचेजेस? दीज, ये देखो एक नाम, एक टर्म है भाई अकाउंट्स में। हाँ, गुड्स खरीदने की। कह रहा वो परचेज इंक्लूड करती है एक फर्नीचर। व्हाट? इसका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है? ये फिक्स एसेट को कैसे शामिल कर सकता है जहां हम गुड्स खरीदते हैं? वन फर्नीचर आइटम परचेज जो कर ली थी, ईडी। इसका भी फर्क है भाई। 1 तारीख को खरीदी आपने, 10,000 की थी वो। एक सेकेंड, पहली बात तो ये कि वो टिकटॉक टिकटॉक नहीं चलती थी बेटा। परचेजेस में से ना मैंने रिटर्न्स तो लेस करा, आउटवर्ड मतलब मैं वापस कर कर आया हूं दुकान पे, आउट। फिक्स फर्नीचर हटाया 10,000 का जो मैं खरीद के लाया था। पहली बात तो ये डन। श्योर हो जाना अपनी डबल कैलकुलेशन करने में, मतलब 10 इसमें जोड़ूं तो ये मिलना चाहिए, इसमें 1,38,000 जोड़ूं तो ये मिलना चाहिए, ठीक है। सर 10,000 शामिल कैसे कर लिया? डन। 10,000 पे लगाया, फिर 10% का डेप्रीशिएशन। अब क्योंकि इन्होंने पर एनम कह दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है 1 जनवरी से चीज़ों को उठाऊं, मार्च पे क्लोज कराऊं। 3 महीने का डेप्रीशिएशन 250 रुपये। तो मेरे पास आज फर्नीचर मैंने वहां लिखना चाहिए जहां ये शोभा देता है, एसेट्स में 9,750। डन। दूसरी बात, मैं बाकी फर्नीचर जो 25,000 का पड़ा है उस पर क्यों लगा रहा हूँ डेप्रीशिएशन? क्योंकि यही कहते हैं कि डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम, समझ रहे हो? प्रोवाइड करो ऑन फर्नीचर। भाई मेरे को भी कोई और फिक्स एसेट मिला ही नहीं इसमें, आपने भी नोटिस करा होगा, कोई फिक्स एसेट था ही नहीं। तो हमने क्या करा, फर्नीचर लिया। वेयर इज फर्नीचर? अच्छा, अब देखो ये कहता है कि 1 तारीख को खरीदा 2023 को। ऐसे देख लो, पूरा साल तो जब भी आएगा। अगर ये हमें डेट भी नहीं देते तो बात वही पड़ रही थी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 25 का लगा दिया जी, पूरे साल का, क्योंकि वो हमसे कहता है 10% पर एनम, और मेरे को दिख गया 1 अप्रैल, तो 22,500 का आपका एसेट दिखना चाहिए फर्नीचर का, जिसमें न्यू परचेज आई। डन भाई, ये 22,500 और 250 का डेप्रीशिएशन बताओ कहाँ आएगा? सर क्या भाई, ये जो छिपा रह गया था फर्नीचर उसका लगाया डेप्रीशिएशन, जो गोडाउन में रख गया था परचेज की जगह, फैक्ट्री में है। और एक हमारा इसका डेप्रीशिएशन, बताओ कहाँ पर आएगा, किसको हिट करेगा? सर बहुत सिंपल सी बात है, ये तो रिकॉर्डेड था, तो सारी चीज़ें क्लियर करी। नहीं सर, पूरे साल यूज़ हुआ होगा फर्नीचर, तो डेप्रीशिएशन तो लगेगा। बस फर्क इतना है भाई, जो जनवरी में माल खरीदा होगा वो इतना नहीं घिसेगा जितना अप्रैल से घिसता आ रहा होगा। इसलिए उसे दिया 3 महीने का। हाँ, पर एनम दे रखा था भाई, इसलिए टारगेट करा है। डन। अब कोई जनरल बताएगा जो फर्नीचर ये कह रहे हैं खरीद लिया था हमने, बस गलती से रिकॉर्ड वहाँ हो गया। बेटा फर्नीचर आया होगा रियल, डेबिट व्हाट कम्स सिंस 1 जनवरी को आया होगा, पेमेंट हो गई होगी या वो क्रेडिटर में शामिल होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। ये सिंगल टाइप एरर है। क्यों? जब बैलेंस शीट बना रहा था जब पता चला मुझे, और वैसे भी इन्होंने ऐसा देखो कुछ नहीं कहा कि नॉट रिकॉर्डेड, कि आपने फर्नीचर खरीदा और रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। इन्होंने तो कहा एक फर्नीचर शामिल हो गया परचेज में, तो उसे देख लेना। तो हमने वहां से हटाया, ठीक है भाई। तो कुल मिला के अभिषेक ये कहना चाह रहा था
स्टेप 1 भाई वहां से फर्नीचर हटाओ, फर्नीचर पे जितना डेप्रीशिएशन लगा होगा वो भी लगाओ, और अब अपडेटेड वैल्यूज बैलेंस शीट में दिखाओ। बेटा जितने का ये फर्नीचर आया होगा ना 10,000 का, वो पहले अभिषेक यहाँ घटा रहा था, मैंने कहा पैसे तो दिए होंगे, पर फिर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही थी, और फिर पता चला कि नहीं, कि सिंगल टाइप एरर था। सिंगल टाइप एरर का मतलब कि फर्नीचर आया था, पेमेंट कर दी थी, बस फर्नीचर की जगह सीए ने परचेजेस की जगह, मतलब ये लो कैश, बैंक, क्रेडिटर, ये सब अपनी जगह ठीक है, 10,000 रुपये कट गए या क्रेडिटर में शामिल हो गए होंगे, इसमें होंगे या तो 10,000 रुपये या कैश में पेमेंट हुई होगी। सिंगल टाइप एरर का मतलब आपने फर्नीचर डेबिट नहीं करा, आपने परचेज में जाके लिखा, तो वहीं से उसे ठीक करना था बस। वो तुम लोग करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। अच्छा इंश्योरेंस वाली देखो ऐसे बनाई थी कि ड्राइंग्स तो नुकसान है, डेबिट, नॉमिनल में फंसती है ना ये, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है, अब क्रेडिट। वाई क्रेडिट? क्योंकि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कभी 30 से डेबिट कर दिया होगा, जो ऐसा लग रहा होगा बिजनेस का 30 का नुकसान, जो कि किसी भी माध्यम से हुआ होगा। पर देखो 30 का नुकसान और अब 18 का क्रेडिट, डेबिट से क्रेडिट मैनेज होके अपने आप साउंड करेंगे कि सर ओनली 12,000 का डेबिट, जो कि पीएनएल में फंस गया है कि भाई बिजनेस का खर्चा तो 12 है, वो एक्चुअली क्या है 30 से डेबिट कर दिया था, आज इसलिए 18 से क्रेडिट कर रहा हूँ। वो एक्सेस डेबिट जो था वो ट्रांसफर करा गया ड्राइंग्स में। बस यार मैं यही चीज़ें बताना चाहता होगा आप लोगों को, शायद मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें। बेटा इनके सामने की गलतियाँ मत करना बस कभी भी। जैसे डिस्काउंट रिसीव है, ये तो कहाँ हिट होगा सर, पीएनएल के क्रेडिट साइड, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी है बहुत अच्छे से। जैसे डिस्काउंट रिसीव तो कहाँ आएगा, पीएनएल के क्रेडिट में। सर ये तो पता है ना, मैं ये क्यों बता रहे हो। मैं कह रहा था जैसे लगातार लिखते हुए चलते हो ना, ये रहा डिस्काउंट रिसीव, ये वहां पहुंचेगा, मतलब इसके सामने। कई बार हम गुमराह हो जाते हैं ना, बस। तो 12 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, उसमें हमारा फाइनल अकाउंट्स वाला जो है, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पीएनएल, जिसका यार एनपी नेट प्रॉफिट आ रहा है इतना, कुछ कैलकुलेशन जिसे आप ऐसे ही कर सकते हो। जनरल एंट्रीज जो थोड़ा सा क्लियर कर देंगे आपको, ये मत सोचना कि सर बना क्या नहीं है, बेटा क्लियर करेगी आपको कुछ वही वर्किंग्स, और द लास्ट मोमेंट भाई बैलेंस शीट। सर टोटल कितना आ रहा है यार, 14,44,750, और आ रहा है भाई जेन्युइनली करा है, मतलब दिल से। भाई जो लास्ट तक टिके रहे हैं उनके लिए ये देखो, बीआरएस का क्वेश्चन करा था यार, आई डोंट नो गलत है या सही है, बस फील करते हैं अकाउंट्स, तो ट्राई करा, ये आ रहा था यार, बहुत बढ़िया बना रहा था बीआरएस का क्वेश्चन भी। और मैंने ना क्रेडिट लिखा है यहाँ, आई नो मैंने यहाँ भी क्रेडिट लिखा है। मैं क्या करूँ भाई, ओवरड्राफ्ट बैलेंस था कैश बुक का, पेमेंट्स इतनी हुई होगी, रिसीव्ड इतनी हुई होगी कि आज पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब वेल एंड गुड, अच्छी बात है। फेवरेबल बदल गया, अनफेवरेबल से स्टार्ट करा था करियर अपना, मजाक कर रहा हूँ।
हाँ तो जी कैश बुक से मैं चल रहा था अनफेवरेबल माइनस में, पर अब मैं फेवरेबल हूं क्योंकि पासबुक शोज अ क्रेडिट।